नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तोमर आपका सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम डेली करंट अफेयर की वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे वो आपको डे बाय डे कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, व्हेन इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। ठीक है, यानी जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये इस क्वेश्चन से हमने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं, की पॉइंट हैं वो निकाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप साथ के साथ अपनी नोटबुक बनाइए, जो भी नोट्स बनाइए उनमें आप इनको नोट डाउन भी करते चलिए। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, इंडिया इज सेलिब्रेटेड इट्स नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 29 अगस्त एवरी ईयर सिंस 2012। यानी भारत 2012 से हर साल 29 अगस्त को अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। यानी जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है वो कब से मनाया जा रहा है, वो 2012 से मनाया जा रहा है। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द ग्रेट हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद सिंह। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए जो मेजर ध्यानचंद जी हैं उनका जन्म कब हुआ था, बर्थ 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में। यानी जो इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था, इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। कब, 29 अगस्त 1905 को। ठीक है, और इनको अन्य नाम से भी जानते हैं, द विजार्ड ऑफ हॉकी, यानी हॉकी का जादूगर इनको भी बोला जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इंडिया विनिंग 3 consecutive gold medals at the Olympic Games in the United States Olympic 1932, एम्स्टर्डम ओलंपिक्स 1928 एंड जर्मनी ओलंपिक्स 1936। यानी जो मेजर ध्यानचंद जी हैं इन्होंने भारत को लगातार ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल दिलाए थे। कहाँ का दिलाए थे, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ओलंपिक जो हुए थे वो कब हुए थे, 1932 में हुए थे, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया। एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेलों में भी इन्होंने, जो कब हुआ था एम्स्टर्डम में 1928 में हुआ था, उसमें भी इन्होंने गोल्ड दिलाया। और जो जर्मनी में हुए थे, जर्मनी में कब हुए थे, 1936 में, उसमें भी क्या किया इन्होंने, गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाया था। ठीक है, किस में दिलाया था, हॉकी में। चलिए देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु वॉन द वुमेन्स 5S एशियन हॉकी टाइटल। ठीक है, यानी जो महिला 5S एशियाई हॉकी का खिताब है वो किसने जीता है। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसका पहला ऑप्शन है इंडिया, फिर क्या है, थाईलैंड, पाकिस्तान, नेपाल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। यानी जो ये टाइटल है विमेंस 5S एशियन हॉकी टाइटल वो किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। ठीक है, अब देखिए इंडिया डिफीटेड थाईलैंड 7-2 in the final of the women's 5S एशियन हॉकी हेल्ड इन ओमान टू विन द टाइटल। यानी जो ओमान में आयोजित हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था, ओमान में हुआ था। जो एशियाई हॉकी में फाइनल में भारत ने किसको हराया है, जो रनर अप विजेता रहे हैं वो कौन रहे हैं, थाईलैंड रहे हैं। ठीक है, और उनको इंडिया ने हराया है कितने, 7-2 से। ठीक है, अब देखिए विद दिस विक्ट्री इंडिया हैज़ क्वालिफाइड फॉर द हॉकी 5S वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन मस्कट इन 2024। यानी जो मस्कट में 2024 में क्या वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें क्या है, ये क्वालिफाइंग भी था। ठीक है, तो इंडिया ने इसमें क्या कर लिया है, इसने क्वालिफाइंग कर लिया है। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो अ क्वालिफाइंग टूर्नामेंट फॉर द 5th वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। यानी जो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप होना था, कौन सा, 5th होना है, कहाँ होना है, मस्कट में होना है। कब होना है, 2024 में होना है। उसमें इंडिया ने क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। और इसमें कितनी टीम्स थी, 10 टीम्स थी, जैसे बांग्लादेश, चाइनीज़ ताइपी, हांगकांग, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, ओमान, थाईलैंड।
ठीक है, तो ये सारी 10 की 10 टीमें थी इसमें जिन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और जो मस्कट है जहाँ क्या होना है, 2024 में विमेंस वर्ल्ड कप होना है, किसका, हॉकी का वर्ल्ड कप होना है। तो ये क्या है, ये ओमान की क्या है, कैपिटल है, क्या है, ये ओमान की कैपिटल है, और ये ओमान का लार्जेस्ट सिटी भी है। क्या है, ओमान का लार्जेस्ट सिटी भी है, क्या, मस्कट। चलिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप साइबर क्राइम स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, यानी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हर जिले में साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना की गई। इसके ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे, देखिए यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। यानी हाल ही में एक समिट में जो कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी, उसमें जो यूपी के सीएम है, कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक साइबर क्राइम स्टेशन होगा और उसकी हर पुलिस स्टेशन में क्या होगी, एक एक यूनिट तैनात की जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ वीमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू 35%, यानी किस राज्य सरकार ने हाल ही में वुमेन्स का जो है गवर्नमेंट जॉब्स में क्या किया है, उनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया है। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है गुजरात है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑन 27 अगस्त रेज द फाइनेंशियल एड गिवन टू वुमेन इन द लाडली बहन स्कीम फ्रॉम 1000 टू 1250 पर मंथ, यानी जो अभी एमपी में हाल ही में एक योजना चलाई गई थी, क्या थी, लाडली बहन योजना थी। उसके अंडर क्या था कि वुमेन्स को यानी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये उनके अकाउंट में दिए जाएंगे, और उसको भी अब इन्होंने बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1250 रुपये कर दिया है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 अगस्त को लाडली बहन योजना में महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 1000 से बढ़ाकर 1250 प्रति माह कर दी गई, यानी 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1250 कर दी गई है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है, ही ऑल्सो सेड दैट फ्रॉम द करंट 30% द रिजर्वेशन ऑफ वीमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स हैज़ बीन रेज टू 35% while it will be 50% इन टीचर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण मौजूद 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया, जबकि शिक्षक की भर्ती में यह आरक्षण कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। जब टीचर की भर्ती होगी, जब शिक्षक की भर्ती होगी, तो उसमें महिलाओं का कितना रिजर्वेशन होगा, 50% रिजर्वेशन होगा, और बाकी जो सरकारी नौकरियां होंगी उनमें 30 से बढ़ाकर कितना रिजर्वेशन कर दिया है, 35% रिजर्वेशन कर दिया है। चलिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एमी अवार्ड। एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ठीक है, तो बताइए इसके ऑप्शंस हैं कृति सेनन, सारा अली खान, अनुष्का शर्मा, एकता कपूर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकता कपूर। यानी हाल ही में कौन बनी है जिनको एमी अवार्ड मिला है, और वो भारत की पहली महिला हैं। तो कौन है, एकता कपूर है। एकता कपूर विल रिसीव द 2023 इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड। इट वॉज अनाउंस्ड टुडे बाय ब्रूस एल पेरसन, प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस। यानी एकता कपूर को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय पुरस्कार मिलेगा। इसकी घोषणा
आज इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? ब्रूस एल पैसनर ने की है। ठीक है, तो जो एकता कपूर का जो प्रोडक्शन हाउस है उसका भी नाम आप ध्यान रख लीजिए, उसका नाम क्या है? बालाजी टेलीकॉम। ठीक है, या टेलीफिल्म्स। और एकता कपूर को पद्मश्री भी मिल चुका है। वो कब मिला था? 2021 में। कब मिला था इनको पद्मश्री? कब मिला था? 2021 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, देखिए, द इंटरनेशनल अकेडमी स्पेशल एमी विल बी प्रेजेंटेड टू कपूर एट द 51th इंटरनेशनल एमी अवार्ड गाला ऑन मंडे नवंबर 20 इन न्यूयॉर्क सिटी। यानी जो ये एमी अवार्ड है वो कहाँ दिया जाएगा? वो न्यूयॉर्क सिटी में दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? 20 नवंबर को दिया जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय अकादमी की विशेष एमी सोमवार 20 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह में कपूर को प्रदान की जाएगी। यानी जो ये पुरस्कार थे वो कौन से नंबर के थे? 51वें नंबर के पुरस्कार थे। ठीक है, और ये कब दिए जाएंगे? 20 नवंबर को दिए जाएंगे। अभी इनकी क्या हुई है? हाल ही में घोषणा हुई है। ठीक है, अब इसमें आप और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। ये 3 अवार्ड होते हैं, एक एमी, एक ग्रैमी और एक टोनी। ठीक है, तो जो ग्रैमी दिए, जो अवार्ड होते हैं वो किस में दिए जाते हैं? ये सिंगिंग में दिए जाते हैं। ठीक है, और जो टोनी अवार्ड होते हैं वो किस में दिए जाते हैं? नाटक में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है? विच सिटी हैज रिसेंटली अडॉप्टेड एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। यानी हाल ही में किस शहर ने वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाया है? तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे? बेंगलोर है, कोलकाता है, न्यू दिल्ली है, पटना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, अब देखिए, द इंडिया सिटी ऑफ कोलकाता हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड बाय अडॉप्टिंग एन एयर क्वालिटी अर्ली वार्मिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी IITM बेस्ड इन पुणे। यानी जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो किसने बनाया है? IITM पुणे बेस्ड है, जो कहाँ है? पुणे में है, उन्होंने ये बनाया। यानी भारतीय शहर कोलकाता ने पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM द्वारा विकसित वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। The system offers both real-time air pollution data and forecast with the objective of enhance readiness and facilitating measures to tackle the एयर पॉल्यूशन लेवल्स विद इन द सिटी। यानी यह प्रणाली शहर के भीतर बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए तत्परता बढ़ाने और उपायों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से वास्तविक समय वायु प्रदूषण डेटा और पूर्वानुमान दोनों प्रदान करती है। यानी जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो इन्होंने अपनाया है, ये क्या करेगा? ये पूर्वानुमान भी लगाएगा कि मौसम कैसा होने वाला है शहर में, और उसके लिए सरकार क्या करेगी? उसके लिए आगे से स्टेप भी ले सकती है कि क्या स्ट्रेटजी बनानी है मौसम को लेकर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में श्री गतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? ठीक है, रिसेंटली गीतिका श्रीवास्तव हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड द इंडियन मिशन इन विच कंट्री। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, या नन ऑफ दीज है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड। गीतिका श्रीवास्तव आ 2005 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर विल बी इंडियाज न्यू चार्ज अफेयर्स एट इट्स हाई कमीशन इन इस्लामाबाद। यानी 2005 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी होंगी। यानी जो इस्लामाबाद में उच्चायोग है भारत का, उसकी नई प्रभारी कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव बनी है। ठीक है, गीतिका
who is currently serving as the Joint Secretary at the Ministry of External Affairs EMEA, is the first woman to head India's mission in Pakistan। यानी जो गतिका जी हैं वो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। और अब ये पाकिस्तान में भारत के मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, ठीक है। फ्रॉम 2007 to 2009 गीतिका सर्व इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना वेयर शी मास्टर्ड मैंडारिन लैंग्वेज। और उन्होंने क्या है 2007 से 2009 तक चीनी दूतावास में भी क्या उच्चायोग में काम किया है और उन्होंने मंदारिन भाषा में क्या की है, महारत हासिल की है, यानी उनको मंदारिन लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद हैव नॉट हैड हाई कमीशन सिंस अगस्त 2019 आफ्टर पाकिस्तान डाउनग्रेडेड द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू नेशंस फॉलोइंग द एब्रोगेजिंग of Article 370 which granted a special status of जम्मू कश्मीर। यानी जब जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान द्वारा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को कम करने के बाद अगस्त 2019 से नई दिल्ली और इस्लामाबाद में उच्चायुक्त नहीं था। यानी जो आर्टिकल 370 था और 35 ए था जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, वो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, हटा दिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान का उच्चायुक्त है कौन है, जो इस्लामाबाद में स्थित है और भारत में स्थित है, तो उन्होंने क्या किया था कि भारत के साथ जो विदेशी राजनीतिक संबंध थे उनको क्या किया, कम किया। और फिर उसके बाद ना भारत का उच्चायुक्त इस्लामाबाद में था और ना पाकिस्तान का उच्चायुक्त कहाँ था, इंडिया में था, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% एथेनॉल वाली कार लॉन्च की है। वेयर इन इंडिया हैज़ द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च द फर्स्ट 100% एथेनॉल कार। तो इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, पुणे है, जयपुर है, न्यू दिल्ली है या नन ऑफ दीज है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ठीक है। देखिए यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्चेज वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार इन न्यू दिल्ली। यानी जो केंद्रीय मंत्री हैं कौन है, नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% एथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की है। इन अ मेजर मूव टुवर्ड्स रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड improving fuel efficiency in vehicles, road transport and highway minister Nitin Gadkari today launched the world's first 100% ethanol fueled car in New Delhi। यानी इनका मोटिव क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़त हो रही है उसको क्या करना है, कम करना है, किसमें, अपने वातावरण में, और जो फ्यूल की क्या है एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने और वाहनों में ईंधन दक्षता में सुधार की दिशा में एक बड़े कदम में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार क्या की है, लॉन्च की है, ठीक है। और देखिए जो अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो कौन है, हरदीप सिंह पुरी है। तो उन्होंने क्या कहा है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 20% इथेनॉल blending in petrol the country will save 35,000 crore rupee annual as important bill। He added that India has achieved 10% of ethanol blending 5 months in advance of the internal target of 2022। He also underlined that the country is aiming to forge a partnership for international बायोफ्यूल अलाउंस। यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लागू होने से देश को आयात बिल के रूप में सालाना 35,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। यानी जो हम इंपोर्ट में पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें कितने पैसे की बचत होगी, 35,000 करोड़ की क्या होगी, बचत होगी। उन्होंने कहा कि भारत में 2022 के
शुरुआती लक्ष्य में 5 महीने पहले ही इथेनॉल मिश्रण का 10% हासिल कर लिया है। यानी जो पेट्रोल में अभी कितना 10% इथेनॉल क्या हो रहा है, मिलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन के लिए साझेदारी बनाने का लक्ष्य बना रहा है। ठीक है, और जो ये कार है, ये कार किस कंपनी ने बनाई है, ये कार बनाई है आपको टोयोटा कंपनी ने। ठीक है, टोयोटा कंपनी ने कार बनाई है, जो ये कार लॉन्च की है। ठीक है, चलिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसे भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? हु हैज़ रिसेंटली गॉट इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक? तो इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? भोपाल है, हैदराबाद है, कानपुर है, या नन ऑफ दीज है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। यानी हैदराबाद को हाल ही में फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? हैदराबाद इज एम्ब्रेजिंग अ सस्टेनेबल शिफ्ट टुवर्ड्स साइकिलिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनोवेटिव सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक 23 किलोमीटर लॉन्ग नियर द सिटीज आउटर रिंग रोड। द ट्रैक encompasses their lanes and consist of 2 segments। यानी शहर के आउटर रिंग रोड के पास एक इनोवेटिव सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कितना लंबा है? 23 किलोमीटर लंबा है, जो कि बनाया गया है। और हैदराबाद साइकिलिंग की दिशा में एक स्थायी बदलाव को अपना रहा है। यानी जो ये किस चीज़ को अपना रहे हैं? साइकिलिंग को एक स्थायी रूप में अपना रहे हैं, जिससे क्या रहे कि जो सिटी में रहने वाली पॉपुलेशन है वो क्या रहे? फिट रहे। और ट्रैक में कितनी लेन है? ट्रैक में 3 लेन है, और इसके कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। ठीक है, और छत पर 16 मेगावाट सौर पैनल द्वारा प्रतिष्ठित यह परियोजना एक प्रभावशाली स्थिति की मिसाल कायम करती है। यानी जो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो कितनी होगी? 16 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व संस्कृति दिवस किस दिन मनाया गया है? विच डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड संस्कृति दिवस? तो बताइए इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? 30 अगस्त, 29 अगस्त, 31 अगस्त और 26 अगस्त। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 31 अगस्त। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है? वर्ल्ड संस्कृत डे ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज इंटरनेशनल संस्कृति डे, संस्कृत दिवस एंड विश्व संस्कृत दिनम is commemorated on the occasion on श्रावण पूर्णिमा which corresponds to the full moon। यानी विश्व संस्कृति दिवस, जिस अंतर्राष्ट्रीय दिवस संस्कृति दिवस और विश्व संस्कृति दिनम के रूप में भी जाना जाता है, और यह श्रावण मास की पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है, जो पूर्णिमा से मेल खाती है। यानी जो श्रावण महीने में जो पूर्णिमा आती है, जिस दिन फुल मून होता है, उस दिन ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार कब मनाया गया है? 31 अगस्त को मनाया गया है। वर्ल्ड संस्कृति डे इज ऑब्जर्व विद द एम ऑफ प्रमोटिंग संस्कृति रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लैंग्वेज। यानी विश्व की सबसे प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है। यानी ये विश्व की क्या है? एक प्राचीन भाषा भी है, और इसको क्या है? वर्ल्ड्स एशियंट लैंग्वेज की मान्यता भी दिलानी है। तो उसके बढ़ावा देने के लिए क्या है? ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए दिस ईयर ऑफ संस्कृत दिवस फॉल्स ऑन थर्सडे August 31। द पर्पज ऑफ दिस डे सेलिब्रेटिंग इज टू रेज अवेयरनेस एंड एडवोकेट फॉर संस्कृत, वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड एंशिएंट लैंग्वेजेस। इस वर्ष संस्कृत दिवस गुरुवार 31 अगस्त को है। इस दिन के उत्सव को उद्देश्य भारत की सबसे पुरानी प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसकी वकालत करना है। यानी जो ये संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है, इसमें क्या है कि जो संस्कृत है उसको क्या मानना है? एक प्राचीन भाषा मानना है, और इसके प्रति वर्ल्ड में क्या है? जागरूकता फैलानी है, और भारत इसकी क्या करता है? इसकी वकालत करता है। और इसीलिए क्या
इस संस्कृत दिवस को मनाता है। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको रेडी कीजिए, ठीक है, तैयार कीजिए। बाकी मिलते हैं कल अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद जी।